प्यारे बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम लोग संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला के बारे में जानेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत वर्णमाला के शुरुआत में अक्षर ज्ञान है। संस्कृत वर्णमाला को अल भी कह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है और ध्वनियों के संयोग से ही विभिन्न शब्द बनते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, यानी 46 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में होते हैं। अ से ह तक जो वर्ण हैं और उनसे बनने वाले शब्द इस प्रकार हैं। अ से अचलह, अचलह मतलब पहाड़। आ से आसंदिका, आसंदिका मतलब कुर्सी। ई से इष्टका, इष्टका मतलब ईंट। ई से ईश्वरः, ईश्वरः मतलब भगवान। ऊ से उषा, उषा मतलब सवेरा। ऊ से ऊर्णः, ऊर्णः मतलब ऊन। ऋ से ऋचा, ऋचा मतलब ऋग्वेद का मंत्र। वेदों में जो मंत्र लिखे गए होते हैं उन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। ऋर, ऋकार के रूप में, यानी यह मात्रा के रूप में शब्द रूपों में इसका प्रयोग होता है, इसलिए ऋर से बनने वाले शब्द नहीं हैं। और ऋर से ऋकार यानी ऋर अक्षर। लृ का प्रयोग भी वेदों में किया गया है, ज़्यादातर वेदों में मिलता है, इसलिए लृ से भी कोई शब्द नहीं बनता। यह भी मात्रा के रूप में इसका प्रयोग होता है। ए से एला, एला मतलब इलायची। ऐसे ऐरावत, ऐरावत इंद्र का हाथी, उजला हाथी इंद्र का, इंद्र की सवारी, वह उसे ऐरावत कहते हैं। ऐसे ऐरावत। ओ से औषधि, औषधि मतलब दवाई। औ से औदनिका, औदनिका मतलब रसोइया। क से कंदुकम, कंदुकम मतलब गेंद। ख से खरजूरम, खरजूरम मतलब खजूर। ग से गजह, गजह मतलब हाथी। इसके बाद है घ से घटिका, घटिका मतलब घड़ी। अंग खाली, अंग का प्रयोग संस्कृत में मात्रा के रूप में किया जाता है। अनुस्वार के स्थान पर अंग का प्रयोग होता है। च से चित्रकः, चित्रकः मतलब चीता। छ से छत्रम, छत्रम मतलब छतरी या छाता कहते हैं। ज से जंबीरह, जंबीरह मतलब जंबीरह, जंबीरह मतलब नींबू। झ से झसह, झसह मतलब मछली। यों खाली, यों का प्रयोग भी अनुस्वार के स्थान पर मात्रा के रूप में किया जाता है। ट से टिटभः, टिटभः मतलब टिड्डा। ठ से ठक्कारह, ठक्कारह मतलब ठठेरा। ड से डयह, डयह मतलब उड़ान। ढ से ढालम, ढालम मतलब ढाल। ण खाली, ण का प्रयोग भी अनुस्वार के बदले में संस्कृत में किया जाता है, इसलिए णकार है। ण अक्षर से का प्रयोग होता है। त से तंडुलह, तंडुलह मतलब चावल। थ, थकार थ वर्ण है और थ का भी प्रयोग में थ से बनने वाले शब्द नहीं है, थ का प्रयोग मध्य में किया जाता है। द से देशः, देशः मतलब राष्ट्र। ध से धनम, धनम मतलब पैसा। न से नापितः, नापितः मतलब नाई। प से पथः, पथः मतलब रास्ता। फ से फलकम, फलकम मतलब फट्टा। दिख रहा है तख्त है, जो तख्त कहते हैं वह जो डेस्क में लगाया जाता है वही, उसे इसलिए फलकम कहा जाता है। ब से बदरम, बदरम मतलब बेर। भ से भल्लुका, भल्लुका भालू। म से मकाय, मकाय मतलब मकई। और य से यष्टि, यष्टि मतलब छड़ी।
और र से रजका, रजका मतलब धोबी। ल से लसुनः, लसुनः मतलब लहसुन। व से वस्त्रम, वस्त्रम मतलब कपड़ा। तालविष शंख, शंख मतलब शंख। मूर्धन्य ष षट्पदः, षट्पदः मतलब भौरा। स से सारमेयः, सारमेयः का मतलब कुत्ता। और ह से हिमांशु, हिमांशु मतलब चांद। एक नया शब्द है सारमेयः, प्रायः हम लोग कुकुरह जानते हैं और श्वानः जानते हैं। सारमेय का मतलब भी कुत्ता होता है। तो इस प्रकार से ये थे अ से ह तक बनने एक एक शब्द। संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें री के पश्चात ऋ और ली 2 अतिरिक्त स्वर हैं जो हिंदी वर्णमाला में नहीं पाए जाते। इस कारण से इसमें 13 स्वर बताए जाते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे वर्ण स्वर वर्ण होते हैं। इन्हें अच भी कहा जाता है। स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कुल 5 हैं। इनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, यानी सबसे कम समय लगता है, इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कुल 4 हैं। इनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है। संयुक्त स्वर भी 4 हैं। इनमें 2 स्वरों को मिलाकर संयुक्त वर्ण को बनाया जाता है। 2 अलग अलग स्वर मिलते हैं तो संयुक्त स्वर बनता है। फिर प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में दीर्घ का से भी ज़्यादा समय, अर्थात ह्रस्व का 3 गुना समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है। जैसे ओम, राम कहते हैं तो लंबा खिंचाता है। इस प्रकार से इसे ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री, ली। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ऋ, इन सभी वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व का 2 गुना समय लगता है। इसके पश्चात है ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ में अ और ई के मिलने से, यानी अ और ह्रस्व ई के मिलने से यह ए बनता है। आ और दीर्घ ई के मिलने से आई बनता है। अ और ह्रस्व उ के मिलने से ओ बनता है। और आ और दीर्घ उ के मिलने से औ बनता है। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग स्वरों के मिलकर बनने से इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर में यह ओम आता है, जो हिंदी भाषा के 3 की तरह लिखा जाता है मध्य में ओ। यह एक ऊ में चंद्र बिंदु जो देते हैं, यह एक अक्षर का उच्चारण है जो इस प्रकार से किया जाता है ओम। तो इसके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। इसके पश्चात हिंदी व्यंजन की भांति 33 व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। इसमें वर्ग के अनुसार से है। 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग हैं। तो इसमें कवर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और तवर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न,
और प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। इसमें पांचों जो वर्ग हैं, पांचों वर्ग का अंतिम यानी पांचवा वर्ण जो है, इसके उच्चारण में नासिका का प्रयोग भी होता है और इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसमें हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, अर्थात तालु, मूर्धा, दांत आदि अन्य भागों को जिह्वा का महत्वपूर्ण स्थान उच्चारण में बतलाया गया है और हवा इन भागों को छूकर बाहर निकलती है। इसमें ओष्ठ को भी माना जाता है, कंठतालु होता है, कंठोष्ठ होता है। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन में इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान बतलाया जाता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 5 का समूह है, 5 कुल वर्ग है, इसलिए 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अंतःस्थ कुल 4 हैं। इसमें माना जाता है कि हवा हृदय से बाहर निकलती है, कंठ से होकर आती है और इसमें मुख के भाग को आंशिक रूप से स्पर्श करती है और ज़्यादातर स्पर्श नहीं होता, इसलिए इसे अंतःस्थ कहते हैं। य, र, ल, व इसमें बहुत ही आंशिक रूप में जिह्वा का स्पर्श मुख के विभिन्न भागों से होता है। उष्म व्यंजन में हवा रगड़ खाकर गर्म होकर यानी उष्म अर्थात गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए उष्म व्यंजन भी य, र, ल, व के बाद आते हैं। यानी तीनों सौ जो होता है, इसमें तालव्य स का उच्चारण स कहते हैं और मूर्धन स का उच्चारण स कहते हैं और दंत स का उच्चारण स कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन तीनों स और ह का उच्चारण को उष्म व्यंजन बताया गया है और यह उष्म व्यंजन होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में। यह स्वर से अलग होते हैं और यह व्यंजन की तरह भी नहीं होते, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इनका उच्चारण अ के साथ होता है, जहाँ यह लगा होता है वहाँ अ निश्चित रूप में होता है और इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला के इन वर्णों से बनने वाले इन शब्दों के अर्थों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें और अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में इन शब्दों के अर्थों सहित इन परिभाषाओं को और इन शब्दों की तालिका को लिखें और याद करें। धन्यवाद।